हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उन्हें एक बार देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है प्रतिरोध की ताप निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो, इसमें हम इसको अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चालकों की, या जिसे आप धातु कहते हैं, धातुओं की प्रतिरोधकता की बात करें तो धातुओं के लिए या चालकों के लिए जो प्रतिरोध होता है आर इक्वल टू क्या होता है, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ, साथ में है ये होता है। ठीक है, अब देखो सीधा दिख रहा है कि जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल जिसे कहते हैं, यानी कि दो टक्करों के बीच का औसत समय। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉनों की औसत स्पीड वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो VRMS स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, याद होगा आपको, जो VRMS होता था रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता था, वो होता था √3 kT बाई m, ये होता था। यानी ये इस तरह से डिपेंड करता है VRMS स्पीड। K क्या है, वोल्टेज मैन कांस्टेंट कहलाता था। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगा, और VRMS बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो टाउ होगा, जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितना जल्दी टकराएंगे उतना ही कम टाउ हो जाएगा। टाउ क्या है, दो टक्करों के बीच का औसत समय। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो VRMS बढ़ा, VRMS बढ़ा तो टाउ घट गया, और टाउ अगर घट गया इसका मतलब हमको क्या पता चला कि जो आर है, यहां से देखो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, यहां से समझना। टेम्परेचर बढ़ा, VRMS बढ़ा, क्योंकि VRMS दिख रहा है √3 kT बाई m, या सीधा कह सकते हो कि जो VRMS होता है ये स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के समानुपाती होता है, इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा तो VRMS बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से VRMS बढ़ा, और VRMS बढ़ने से टाउ घटा, और टाउ घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब क्या पता चला कि ताप बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ा तो इसका मतलब प्रतिरोधकता भी तो बढ़ेगा। धातुओं की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कह दें, प्रतिरोधकता यहां पर प्रतिरोध भी कह सकते हैं आप, बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आखिर बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम मान लें कि यहां पर T0 ये प्रारंभिक ताप है, प्रारंभिक ताप, और T मान ले अंतिम ताप है, अंतिम ताप, और R0 या R0 को मान लेते हैं प्रारंभिक प्रतिरोध, और RT को मान लेते हैं अंतिम प्रतिरोध, अंतिम प्रतिरोध, फाइनल रेजिस्टेंस। तब जो RT हो जाएगा ये हो जाएगा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जहां डेल्टा T का मतलब होता है ताप में परिवर्तन। डेल्टा T बराबर हो जाएगा T माइनस T0। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है अंतिम प्रतिरोध यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध ज्ञात करने का, सिर्फ धातुओं के लिए। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना अल्फा क्या है, अल्फा जो है ये कहलाता है ताप प्रसार गुणांक, या सीधा कह दो ताप गुणांक, जिसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार अगर आप चाहो तो प्रतिरोधकता के लिए भी लिख सकते हो
इसी प्रकार आप रो के लिए लिखना चाहो तो रो टी इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा का मतलब होता है अगर हम कोई चालक तार है उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, वही कहलाता है ताप प्रसार गुणांक। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, वही उस चालक तार का ताप प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, अगर आप यहां पर निकालना चाहो अल्फा का मान निकालना चाहो तो अल्फा आपके पास बन जाएगा अल्फा इक्वल टू, देखो आर नॉट इधर चला जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा, देखो आर नॉट तो उधर चला गया, डेल्टा टी नीचे चला जाएगा, यहां पर आर नॉट इंटू डेल्टा टी यानी टी माइनस टी नॉट। ऐसे आप अल्फा का मान निकाल सकते हो और यूनिट इसका क्या बनेगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा निकालने का यानी ताप प्रसार गुणांक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। ठीक है, देख सकते हो। आगे बढ़े। नाउ अब हम बात करते हैं एलॉयज के बारे में, यानी मिश्र धातुएं जो होती हैं उनका ताप प्रसार गुणांक दूसरे टाइप का होता है। यह बहुत ज्यादा ताप यानी ताप बढ़ाने से बहुत ज्यादा उनके प्रतिरोध में फर्क नहीं पड़ता है मिश्र धातुओं का, इसलिए मिश्र धातुओं का जो ताप प्रसार गुणांक बनेगा कैसा होगा, देखो मिश्र धातुओं में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता की हम बात करें तो ये भी बढ़ता ताप बढ़ाने पर, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना धातुओं के लिए बढ़ता था। बढ़ता जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है, तो याद रखना जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध या मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कह दीजिए, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ने पर बढ़ती है या ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, बढ़ाने पर बढ़ती है। परंतु ध्यान रखना धातुओं से कम। ठीक है, परंतु यह वृद्धि धातुओं से कम होती है। बहुत कम होती है, ध्यान रखना बहुत कम होती है। तो बहुत कम होने के कारण इसका कुछ उपयोग भी कर लेते हैं, इनका उपयोग कर लेते हैं मानक प्रतिरोध बनाने में। ठीक है, ध्यान रखना इसका जो अल्फा होता है ये अल्फा बहुत कम होता है, तो बहुत कम होने के कारण इसका उपयोग हम करते हैं मानक प्रतिरोध बनाने में। ठीक है, तो मिश्र धातुओं का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में, जैसे कि आपके पास बात करें हम, इनका जो बहुत कम है, ध्यान रखना अल्फा ये नगण्य कह सकते हो आप, ना के बराबर। इसीलिए यहां पर एक तार आता है मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन और कॉन्स्टेंटन हो गया, नाइक्रोम हो गया, इन सब का उपयोग हम करते हैं किसके लिए, मानक प्रतिरोध बनाने के लिए। ठीक है, मानक प्रतिरोध बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यहां ध्यान रखना है इनकी जो प्रतिरोधकता है ये उच्च होती है,
प्रतिरोधकता उच्च होती है लेकिन ताप प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। इसीलिए इनका उपयोग हम मानक प्रतिरोध के रूप में करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनके प्रतिरोध। ठीक है, मानक प्रतिरोध हो गया, या फिर आप कह दीजिए प्रतिरोध बॉक्स बनाने के लिए भी इनका उपयोग होता है। समझ में आया, ये मिश्र धातुओं का उपयोग हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, एक मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। तो मीटर ब्रिज का वायर, पोटेंशियोमीटर का वायर खास तौर से इसी मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ताप प्रसार गुणांक होता है बहुत कम, और जो प्रतिरोधकता होता है बहुत अधिक होता है, इस वजह से इनका उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करें अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की बात करें। अर्धचालकों में चालकों की अपेक्षा एकदम से उल्टा होता है। अगर हम अर्धचालकों की बात करेंगे तो उसमें एकदम से उल्टा होता है। अच्छा, अगर आप ग्राफ से भी समझना चाहो ना, तो ग्राफ से भी समझ सकते हो। जैसे कि आपके पास ये वाला पार्ट था, अगर इसमें आप ग्राफ देखना चाहते हो कि ग्राफ से अगर हम देखें कि धातुओं की प्रतिरोधकता कैसे निर्भर करता है, तो धातुओं में जैसे आप चालक में मान लेते हैं कॉपर मान लें, तो कॉपर के लिए अगर आप ग्राफ खींचना चाहोगे प्रतिरोधकता का, तो ये ऐसे खींच दिया हमने। यहां पर ये मान लेते हैं रो वाला बता रहा है ये पार्ट, तो प्रारंभिक ताप पर कुछ पर यहां पर होगा, ये टेम्परेचर बता रहा है इधर। तो जैसे जैसे शुरू शुरू में ये रो नॉट है प्रारंभिक ताप यहां से, और इसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये क्या करेगा, ये ऐसे बढ़ेगा सीधा। ठीक है, ये किसके लिए है, ये कॉपर के लिए, यानी किसी चालक के लिए इस तरह से प्रतिरोधकता निर्भर करता है। फिर बात करें मिश्र धातुओं में। मिश्र धातुओं में कैसे निर्भर करेगा, अगर इसको ग्राफ से देखना हमको, तो यहां पर ग्राफ खींचे अगर इसका हम, जैसे कि बात करें नाइक्रोम की। नाइक्रोम एक एलॉय है, इसमें प्रारंभ में तो कुछ होगा ही होगा, ये है रो नॉट, और जब आप ताप बढ़ाओगे तो इसकी जो प्रतिरोधकता बड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी। चालकों में सीधे बढ़ती है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा धीरे 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 बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं कि प्रतिरोधकता नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगी, लेकिन कम बढ़ेगी। और चालकों में बड़ी तेजी से वृद्धि होती है। फिर बात करें हम अर्धचालकों की। अर्धचालकों के साथ कैसा होता है, तो जो अर्धचालक होते हैं ना, ये उल्टा व्यवहार करते एकदम से। जैसे जैसे देखो, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इसकी जो प्रतिरोधकता वो घट जाती है। ठीक है, एकदम उल्टा व्यवहार हो जाएगा चालकों से। तो यहां पर ध्यान रखना है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घट जाती है, चालकता बढ़ जाती है। एकदम उल्टा। अर्धचालक कौन है, जैसे अर्धचालक की बात करें तो ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ज्यादा फेमस है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, घट जाती है, अर्थात चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि जो सहसंयोजक बंध है वो टूटते चले जाते हैं। जितना ज्यादा सहसंयोजक बंध टूटेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते चले जाते हैं, इसलिए उनकी चालकता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ खींचना चाहें कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ से अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो ग्राफ बनाते हैं इसका। यहां टेम्परेचर लिख दिया और यहां पर रो है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रो का मान घटता शुरू हो जाता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ऐसे। ठीक है, एकदम और थोड़ा सही बना दे। कुछ इस तरह से ग्राफ होता है इसका। ये है
आप मान लीजिए चाहे जर्मेनियम कह लीजिए या सिलिकॉन कह लीजिए, यानी अर्धचालकों के लिए इस तरह से ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है और चालकता बढ़ जाती है। अब बात करें वैद्युत अपघट्यों की। आखिर वैद्युत अपघट्यों के साथ कैसा होता है व्यवहार इसका? ताप अगर बढ़ाएंगे तो वैद्युत अपघट्य पर क्या फर्क पड़ता है? वैद्युत अपघट्य जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कोई लिक्विड ले लें, सेल का घोल ले लें, तो उसके साथ क्या फर्क पड़ता है? देखो, जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता इसकी भी घट जाती है, ठीक है। जब आप ताप बढ़ाते हो तो इनकी भी प्रतिरोधकता क्या होती है? घट जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसका जो श्यानता गुणांक है ना, वो उस पर फर्क पड़ने लगता है। वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाती है। प्रतिरोधकता घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्या कारण है? टेम्परेचर बढ़ा। इसका कारण इसलिए है, ऐसा होता है क्योंकि जो श्यानता है, श्यानता कम हो जाती है। क्योंकि श्यानता कम हो जाती है। द्रव अगर है कोई तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो श्यानता कम हो जाता है, कम हो जाती है। श्यानता जानते हो क्या होता है? घर्षण, ठीक है। द्रवों की परतों के बीच का जो घर्षण होता है उसको श्यानता कहा गया है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो घर्षण बहुत कम हो जाता है, अर्थात श्यानता बहुत कम हो जाता है। श्यानता कम हो जाने के कारण उसकी जो प्रतिरोधकता है वो घट जाती है, अर्थात इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए वो जो आयन के फॉर्मेशन में जब ऐसे होते हैं तो आयन तेजी से मूव करेंगे। जब तेजी से मूव करेंगे तो प्रतिरोधकता घट करके चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई द्रव है और आयनित फॉर्म में है, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दो तो उसमें जो करंट होगा वो तेजी से फ्लो होने लगता है। तो अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमने जाना, उनको एक बार मेमोराइज कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करें धातुओं की, तो धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। किस प्रकार निर्भर करता है? ये आर टी इक्वल टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी के लिए केवल फॉर्मूला है, बाकी के लिए फॉर्मूला में नहीं पढ़ना, ठीक है। और ग्राफ से देखना तो कॉपर के लिए ऐसे खींच दे, इसी प्रकार जर्मेनियम, एल्यूमिनियम जितने हैं सभी के लिए आप इस तरह से खींच सकते हो, ओके। फिर आगे हम बात करें मिश्र धातुओं की, तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। कुछ तो ऐसे मिश्र धातुएं हैं जिनका प्रतिरोध ना के बराबर बढ़ता है, जैसे कि मैग्नीन कांस्टेंट, ठीक है, और नाइक्रोम। इसलिए इनका उपयोग हम करते हैं मानक प्रतिरोध बनाने में, प्रतिरोध बॉक्स बनाने में, या फिर मीटर सेतु है और पोटेंशियोमीटर है, इनके तार को बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे हम बात करें अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की, तो अर्धचालक जो होते हैं चालक से एकदम विपरीत व्यवहार करते हैं। चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है ताप बढ़ाने पर घटती है, चालकता बढ़ती है, ठीक है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं, उनकी भी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, अर्थात चालकता इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी श्यानता कम हो जाती है, घर्षण कम हो जाता है द्रव की परतों के बीच। आइए इस पर एक सवाल लेते हैं, फिर जानते हैं, इसको समझते हैं। देखिए मेन जो क्वेश्चन इस पर होता है ना, आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ चालकों के ऊपर ही बेस्ड होता है। बाकी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी अच्छे से आपको मजबूत रखना है, क्योंकि वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में बड़ा काम आने वाला है। चलिए आइए सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है कमरे के ताप पर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? और ताप गुणांक दे रखा है 1.7 गुणे 10 का घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। बढ़िया सवाल है और आसान है, इस पर सवाल पूछा जाता है और कोई खास सवाल बहुत ज्यादा नहीं होता। देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक ताप T0 से लिख दें 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अच्छा एक खास बात और याद रखिएगा, यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो दे रखा है,
लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यहाँ हम टेम्परेचर रखें तो कितना रखें, डिग्री सेल्सियस में रखें या केल्विन में रखें। तो अक्सर आप जब केमिस्ट्री में सवाल सॉल्व करते हैं तो उसको केल्विन में सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर जब आप प्रतिरोध वाले सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिरोध के लिए जो टेम्परेचर यूज करना है उसको डिग्री सेल्सियस में ही यूज करना है। क्यों? केल्विन में यूज कर लेंगे तो क्या सवाल गलत हो जाएगा? जी नहीं, उत्तर है बिल्कुल गलत नहीं होगा। कारण यह है क्योंकि यहाँ पर हम जब लेते हैं वो ताप का अंतर लेते हैं, घटा रहे हैं। तो चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो ना और चाहे केल्विन में ले लो, अगर दो तापों का अंतर निकालोगे, घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसके लिए आजाद हो, चाहे केल्विन में लगाओ चाहे डिग्री सेल्सियस में लगाओ। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर क्या मिलने वाला है? ताप का अंतर मिलने वाला है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर तो हम डिग्री सेल्सियस में ही सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपके पास। और प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध है 100 ओम। फिर अंतिम ताप पता नहीं और अंतिम प्रतिरोध है 117 ओम। इसके बाद अल्फा दे रखा है 1.70 × 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। फार्मूला रख दीजिए, आर इक्वल टू होता है R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये होता है। या फिर इसी से मैंने अभी अल्फा भी बताया था, खैर चलो वहां ड्राइव करके नहीं दिखा, यहां दिखा देते हैं। अंदर गुणा कर दो, R0 + R0 अल्फा डेल्टा टी का मतलब लिख दो T - T0। आपको अल्फा निकाल लेना है यहां से, तो RT - R0 नीचे आ जाएगा R0 T - T0। तो ये बनेगा किसके बराबर? अल्फा के। ठीक है, सबका मान रख लीजिए। क्या आ जाएगा? आप ये भी कर सकते हो यहाँ पर कि अल्फा को इधर भेज दो, T - T0 निकाल लो। तो T - T0 अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा नीचे आ जाएगा, RT - R0 डिवाइड बाई R0 इंटू अल्फा। मान रखते हैं, T पता नहीं, T0 है 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ही रख रहा हूं। आप भी डिग्री सेल्सियस में ही सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। RT का मान यानी अंतिम प्रतिरोध है 117 R 100 बटे नीचे क्या हो जाएगा? 100। और अल्फा का मान कितना है? 1.7 × 10⁻, अरे जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं, पीछे कोई खास नहीं, कैलकुलेशन के लिए आप ऐसे यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा? T - 27 इक्वल टू बचेगा ऊपर कितना? 17 और नीचे 1.7 × 10⁻, देख लीजिए, देखो 100 का मतलब 10⁻2, तो -4 + 2 यानी 10⁻−2 हो जाएगा। तो 17 से काट देते हैं इसको, 17 एकम 17 और यहाँ पर 0.1, तो T - 27 बराबर आ जाएगा 1 बटे, देखो यहाँ पर 0.1 का मतलब 10⁻−1 हुआ, तो ये हो जाएगा 10⁻−3। तो T - 27 बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻−3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो 1000 हो गया, तो T बराबर कितना हो जाएगा? 1000 + 27 यानी कि T बराबर हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस। ये अंतिम टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। सवाल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करें कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोड की बात करें। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पढ़ते हैं तब वहां पर जो प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है तो नाइक्रोम, मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन ये सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मेगा ओम में आपको जरूरत पड़ती है प्रतिरोधों की। तो ऐसी प्रतिरोध के लिए आपको क्या होता है? आपको उच्च
प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे प्रतिरोध बनाने के लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब उतना बेहतर नहीं होते। कारण क्या है, इसके पीछे का जो कारण है, कार्बन का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो इसके पीछे का कारण ये है। पहली बात, कमरे के ताप पर जो प्रतिरोधकता होती है बहुत ज्यादा होती, कितनी होती, 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होती है। ठीक है, और इसके बाद इतना अगर किसी की प्रतिरोधकता हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि इसके जो प्रतिरोध बनेंगे वो 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, देखोगे तो बहुत ही छोटा, पेन के नीब इतना बड़ा हो जाता है, इतना छोटा छोटा प्रतिरोध मिल जाता है हमको और वो मेगा ओम तक का हो जाता है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है जो आजकल हर कोई देखता है वो है रुपया। तो ये सबसे सस्ता होता है, 1 रुपए में पता चलता है 1 किलो ओम मिल जाता है। तो 1 रुपए में 1 किलो ओम का प्रतिरोध मिल गया तो कितनी अच्छी बात है। अगर वही आप नाइक्रोम का बनाने लगे तो बड़ा महंगा हो जाएगा। इसलिए ये जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जब हमको बहुत ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है। और उनके 3 कारण आपको मिल गए कि क्यों आखिर हम इसका प्रयोग करते हैं, क्या जरूरत है इसकी, क्यों हम नाइक्रोम वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो नाइक्रोम वाले में बड़ी दिक्कत होती है कि एक तो बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा हैवी हो जाता है, और दूसरी बात ये होती है महंगा बहुत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कार्बन प्रतिरोध होता कैसे है। तो कार्बन प्रतिरोध जो होता है, कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टियां होती हैं। कितनी पट्टियां होती हैं, 4 पट्टियां होती हैं, ध्यान रखना। इसमें 4 रंगीन पट्टियां होती हैं, ध्यान रखना, रंगीन पट्टियां होती हैं। कैसे, अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऐसे, थोड़ा मोटा पतला हो गया, काम चला लीजिएगा। एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी थोड़ी सी दूर दिखाते हैं, ए बी सी और ये डी। तो इस तरह से ये 4 पट्टियां पाई जाती हैं इसमें कार्बन प्रतिरोध में। अलग अलग कलर के होते हैं ये, अगर हम दिखाना चाहें इसको तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर दें। जैसे कि इसको हमने ये कर दिया येलो कलर से, और भी दिखाना है बढ़िया से, दूसरा कलर कोई ले लो, जैसे ये ले लिया हमने, ये कलर डाल दिया इसमें। तो इस तरह से ये अलग अलग कलर की पट्टियों से बने होते हैं कार्बन प्रतिरोध, देखने में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। चलिए जानते हैं इसका कोड कैसे होगा, कलर कोड क्या होगा। तो कलर कोड के लिए सबसे पहले बना लेते हैं उस पार्ट को हम इस पेज पर, और उन कलर्स को लिखते हैं। यहां लिख देता हूं कलर, कलर से पहले कलर तो चेंज कर लें, चलो कलर हो गया। और इसके बाद 2 पट्टियां लेते हैं, ए एंड बी के लिए कोड लिखेंगे, फिर सी के लिए कोड लिखेंगे। ओके, चलो तो शुरू करें। सबसे पहले पहला कलर लिखते हैं ब्लैक, ब्लैक हो गया। ब्लैक के बाद ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन रेड, और इसके बाद ऑरेंज, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आएगा येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद आएगा वायलेट, वायलेट के बाद ग्रे, और ग्रे के बाद आएगा व्हाइट, और व्हाइट के बाद आएगा, बाद की बात है,
हाँ लिख लेते हैं, चलिए व्हाइट हो गया। इसके बाद एक कलर और लिखना है, चलो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, ठीक। तो ये हो गया अपने पास सारे कलर। अब इनके लिए कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले लाइन तो खींच को, लाइन खींचने से क्लियर रहेगा, नंबर भूलोगे नहीं। चलो ये लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हाँ इसको चलो सारी लाइंस खींच दिया हमने। हम्म, ठीक। अब देखो कोड बनाते समय नंबर सिर्फ लिखना और कुछ नहीं लिखना है। ब्लैक के लिए 1, सॉरी पहले 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तक कुछ नहीं लिखना, 0 से 9 तक। सी पार्ट को लिखते समय इसको लिखेंगे 10 पावर 0, फिर 10 पावर 0 का मतलब 1 लिख सकते हो, फिर 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पावर 4, फिर 10 पावर 5 10 पावर 6 10 पावर 7, फिर 10 पावर 8 10 पावर 9, इसके बाद यहाँ लिखेंगे 10 पावर -1, और फिर आ जाएगा 10 पावर माइनस का, ओके। तो ये तो बातें थी 3 पट्टियों की अपनी, ये 3 पट्टियां जो होती हैं उनके लिए बात थी कि ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट एंड गोल्ड, इनके लिए हो गया। अब चौथी पट्टी देखो, ए बी सी की बात हो गई, चौथी पट्टी के लिए हम क्या लिखेंगे। चौथी पट्टी में सिर्फ और आपको 3 याद रखना है, ठीक है। यानी हम डी की बात कर रहे हैं, कलर, फिर टॉलरेंस या सहनशीलता जिसे कहते हो, टॉलरेंस। ये चौथी पट्टी के लिए है, डी पट्टी के लिए है। तो यहां पर 3 कलर सिर्फ चलेंगे, एक तो होगा गोल्ड, फिर होगा सिल्वर, फिर होगा नो कलर। गोल्ड के लिए सहनशीलता +-5%, इसके लिए +-10%, और इसके लिए +-20%। ये चौथी पट्टी के लिए सिर्फ ये सहनशीलता चलता है, यानी जितना ये प्रतिरोध बताया गया है उससे कम ज्यादा कितना हो सकता है लगभग, तो ये इतना होता है। तो ये चारों पट्टियों का कलर तो हो गया, अब इनको याद कैसे रखें, क्योंकि इतना सारा अगर हमको सीरियल से पूरे कलर नहीं याद होंगे तो हम वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए याद करने का जो ट्रिक है वो भी लिख देता हूं। ट्रिक क्या है, देखो इसका सबका पहला लेटर मैं लेने वाला, बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू सी। तो इसके लिए तरीका क्या है, ये से याद रखिए, बी बी रॉय, बी बी रॉय, फिर लिख दीजिए यहां पर ग्रेट बॉय, बी बी रॉय ग्रेट बॉय हैज वेरी गुड wife, has very good wife wearing 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 gold silver necklace, NECKLACE, ठीक है। ये तरीका है याद करने का।
देखो, पहला बी दूसरा बी, पहले बी का अर्थ है ब्लैक, दूसरे बी का अर्थ है ब्राउन, और फिर आर का अर्थ है रेड, ओ का ऑरेंज, वाई का अर्थ है येलो, फिर जी का अर्थ है ग्रीन, फिर इस बी का अर्थ है ब्लू, इस बी का अर्थ है वायलेट, फिर यहाँ पर ग्रे हो जाएगा, और डब्लू का अर्थ है व्हाइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गोल्ड कलर आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा सिल्वर कलर, फिर नेकलेस, या आप यहां पर इसको चाहो तो जोड़ सकते हो नो कलर। ओके, ये सारे कलर आपके इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अगर आप केवल 3 पट्टियों की बात करें तो केवल सिल्वर तक ही काम आएगा, और अगर चौथी पट्टी को भी लेकर आप चलना चाहते हो तो लास्ट के 3 कलर गोल्ड, सिल्वर और नो कलर आप नेकलेस से भी जोड़ सकते हो। ओके, बीबी रॉय ग्रेट बॉय हैज वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, यानी बीबी रॉय महान व्यक्ति है जिसकी वाइफ बहुत अच्छी है और जो क्या पहन रखी है, गोल्ड सिल्वर के नेकलेस, ज्वेलरी पहन रखी। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे आएगा, कैसे हमको निकालना होगा, उसकी बात करें तो इस पर एग्जांपल ले लें। यहां पर हमने कहा कि एक कार्बन रजिस्टर है, इसके 3 पट्टियां दिखाई गई, जैसे कि ये अपने पास हमने कहा एक कार्बन रजिस्टर है, और इसके 1 2 और ये 3 पट्टियां हैं, और ये चौथी पट्टी है। ये जो पट्टी है इसको कह दिया ये है रेड कलर की, दूसरी पट्टी जो है येलो कलर की है, तीसरी पट्टी जो है ये व्हाइट कलर की है, और ये जो आपके पास चौथी पट्टी है इसको कह दिया गोल्ड। अब आपसे बताना है आपको कि इसका आर कितना होगा। तो जब रेजिस्टेंस बताना है तो पहले 2 पट्टियों को देखिए, रेड और येलो। तो रेड पर देखिए ए और बी का मान कितना है, रेड पर है 2 और येलो पर है 4, तो यहां पर लिखेंगे 2 4। ठीक है, इनटू, अब देखिए अगली पट्टी तीसरी पट्टी है व्हाइट, और व्हाइट पर देखिए कितना है, व्हाइट 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 कहां गया, ये रहा व्हाइट 9 है, लेकिन आपको तीसरी पट्टी देखना है यहाँ सी पर, यानी 10 का पावर 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और गोल्ड जो चौथी पट्टी है ये बताएगा टॉलरेंस, तो गोल्ड के लिए ±5%, तो इतना ये ओम हो गया, ±5%। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे आपके पास कोई भी सवाल आए तो आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, तो कार्बन रजिस्टर का टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद आता है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, जो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, हमको प्रयोग करने के लिए कई रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन करना पड़ता है। कंबाइन करने का 2 बेहतरीन तरीका है, एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर अपने पास हमारे पास प्रतिरोध कुछ ऐसे हैं, प्रतिरोध का सिंबल होता है ये, और फिर ये दूसरा प्रतिरोध ले लिया, फिर ले लिया ये तीसरा प्रतिरोध R1 R2 और R3, इनको अगर ऐसे जोड़ देते हैं एक के बाद दूसरा तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सबको एक लाइन में इस तरह से जोड़ना है, फिर इसको क्या करिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। जब आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे माइनस ये प्लस, तो इधर से जितना करंट जाएगा सेम करंट सभी में होगा। ठीक है, तो करंट तो सेम होगा लेकिन जो विभवांतर है वो सबका अलग अलग हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखना है कि जो आई होता है वो सेम रहता है फॉर ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर के लिए सभी प्रतिरोध के लिए करंट समान रहता है, लेकिन V सबके लिए डिफरेंट होगा। इसके लिए V मान लीजिए V1 है, इसके लिए मान लीजिए V2 है, और इसके में लिए मान लेते हैं कितना, V3। तो उस केस में ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V = I × R, ये होता है। यहां से अगर आप V1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, करंट बदलेगा नहीं, करंट सब में सेम रहेगा, IR1। ऐसे दूसरे के लिए V2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा IR2, और तीसरे के निकालेंगे V3 तो ये हो जाएगा IR3।
अब V क्या है, यही V तो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, यही V तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू हो गया IR, V1 आपके पास हो जाएगा IR1 प्लस IR2, V2 हो गया और V3 हो गया IR3। आप क्या करें, I को कॉमन कर लें, इसमें बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I हटा दीजिए और इस तरह से आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे R बड़ा है R1 से भी, R बड़ा है R2 से भी और R बड़ा है R3 से भी। ठीक है। अगर आपके पास इसी प्रकार कह दें कि अगर इफ n resistors of equal resistance are connected in series, then जो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R करते जाओगे तो ये बन जाएगा NR। ठीक है, याद रखिएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सिंपल सी बात है, सारे प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, वही तुल्य प्रतिरोध हो जाता है। दूसरा संयोजन जो अपने पास आता है, इससे पहले एक बात और याद रखना, धारा को नापा जाता है अमीटर से। अमीटर से नापने के कारण याद रखिएगा कि धारा जब तक अमीटर में पूरी तरह से जाएगा नहीं तब तक वो करेक्ट वैल्यू बताएगा नहीं, इसीलिए अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा इस बात को भी कि अमीटर जो होता है उसे हमेशा हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे नोट के रूप में, अमीटर से क्या नापते हैं, धारा नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक समान रहता है। फिर आगे बात करें, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को जोड़ने का दूसरा तरीका जो है वो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम या जिसे पैरेलल कहते हो। इसमें क्या होता है कि तीन प्रतिरोध ले लें, जैसे एक, दूसरा और ये तीसरा, R1, R2 और R3, और इनका पहला सिरा एक जगह जोड़ दिया जाए और दूसरा सिरा एक जगह ऐसे जोड़ दिया जाए, तो ये संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। फिर इसको क्या करें, हम बैटरी से जोड़ दें। यहाँ वोल्टेज V है माइनस और ये प्लस, तो करंट इधर जब जाएगा तो करंट यहाँ पर क्या होगा, इस पार्ट पर A और यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम B ले लें तो A पर तीन भागों में बंट जाएगा। एक में मान लीजिए I1 धारा, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। तो धारा फिर वही धारा यहाँ पर मिल करके एक बन जाएगी। तो याद रखना, जितना करंट सेल से लिया जाता उतने सेल में वापस भी जाता करंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें देखो ध्यान से, बिंदुओं ए और बी का जो पोटेंशियल होगा वो समान रहेगा, क्योंकि जितना प्लस इधर दिया उतने प्लस इधर दिया, तो वोल्टेज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धारा सब में अलग अलग हो जाएगी। तो समांतर क्रम में याद रखना है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। ठीक है, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर होता है वो एक समान रहता है, लेकिन धारा सब में अलग अलग रहेगा। तो फिर से ओम का नियम लगाएं। तो ओम के नियम से ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर। तो यहां से I क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। अगर आप I1 निकालोगे तो ये हो जाएगा V अपान R1, क्योंकि V सबका समान रहेगा, ध्यान रखिएगा। I2 निकालोगे तो ये हो जाएगा V अपान R2,
और I3 निकालोगे तो ये हो जाएगा V/R3। I इक्वल टू क्या होता है, सारे करंट जोड़ लो, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर कितना है, V/R। I1 हो गया V/R1, I2 हो गया V/R2 और I3 हो गया V/R3। अब इसमें से V कॉमन कर लीजिए, 1/R, इधर V कॉमन हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V हटा दीजिए और आपके पास जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां पर याद रखने वाली बात है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध घट जाता है, R जो होगा वो छोटा होगा R1 से भी, R छोटा होगा R2 से भी और R छोटा होगा R3 से भी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और ये भी याद रखिएगा नोट के रूप में, वोल्टेज नापने के लिए हम जो यंत्र यूज करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर नापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है या नापा जाता है जिसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है। और समांतर क्रम में संयोजन करने पर प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। आगे हम बात करेंगे अतिचालकता की, सुपर कंडक्टिविटी की। तो अतिचालकता क्या होता है, देखो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अगर हम क्या करें कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को घटाते चले जाएं, तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे उसकी जो प्रतिरोधकता है वो घटती चली जाती है, लेकिन एक विशेष ताप से कम ताप अगर कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक है, तो जिस ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उसको संक्रमण ताप यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है, और ऐसे पदार्थों को अतिचालक कहा जाता है। यहाँ चलकता नहीं है, चालकता है। ठीक है, तो और ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, अतिचालक पदार्थ कहा जाता है, इनका ये गुण अतिचालकता कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ पदार्थ में, जैसे आपके पास एग्जांपल आता है मरकरी, कुछ पदार्थ जैसे मरकरी, पारा जिससे कहते हो, फॉर्मूला Hg होता है, का ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटती है, परंतु एक निश्चित ताप से कम ताप होने पर प्रतिरोधकता घटकर अचानक शून्य हो जाती है। प्रतिरोधकता घटकर अचानक शून्य हो जाती है, अचानक शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। ऐसे पदार्थों को, यानी जिसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाए, ऐसे पदार्थों को अतिचालक कहा जाता है, अतिचालक कहा जाता है। ठीक है, और जो वह ताप है, जो निश्चित ताप है, उसको संक्रमण ताप कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप कहा जाता है।
कहा जाता है। और ये ताप अगर हम बात करें Hg के लिए, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है यानी संक्रमण ताप है, संक्रमण ताप वो होता है 4.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कुछ और हैं जिनके टेम्परेचर और भी कम पर होते हैं, जैसे कि बात करें, कुछ हैं पदार्थ, उन पदार्थों के उदाहरण में हम ले लें, कैडमियम है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है। तो यहाँ कुछ और के भी मैं लिख देता हूं संक्रमण ताप। जैसे कि बात करें हम टंगस्टन की, अगर हम टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन, तो टंगस्टन के लिए संक्रमण ताप जो होता है वो होता है 0.01 केल्विन। क्या 1 मिनट, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ध्यान रखना, एक केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस गलत लिख गया था, केल्विन है। और टंगस्टन के बाद और भी बात करें बहुत सारे हैं, जैसे बात करें कैडमियम की, Cd, कैडमियम के लिए संक्रमण ताप जो होता है ये होता है 0.56 केल्विन। इसी तरह से और भी पदार्थ हैं, जैसे कि हम बात करें लेड की, Pb जिसे कहते हो, Pb सीसा के लिए, तो जो Pb होता है सीसा के लिए वो 7.2 केल्विन होता है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता अचानक घटकर शून्य हो जाती है, और ऐसे पदार्थों को हम अतिचालक कहते हैं, और यही जो गुण है ये सुपर कंडक्टिविटी यानी अतिचालकता कहलाता है। ठीक है। ना आगे हम बात करें, बस थोड़ा सा समय और चाहेंगे, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा यानी कि कोई वैद्युत परिपथ है, उसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हो तो कुछ ऊर्जा जो व्यय होती है उसी को कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो यहां से ये जो W है यही व्यय ऊर्जा, यानी किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा खर्च होती वही कहलाता है वैद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q, यही क्या हो जाता है इसका वैद्युत ऊर्जा। नाउ अब हमने पढ़ा क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, इसलिए जो W हो जाएगा वो व्यय ऊर्जा कितना हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। मात्रक इसका क्या होता है विद्युत ऊर्जा का, तो इसका मात्रक होता है जूल, ये SI मात्रक है। फिर और भी चीजें हैं, जैसे कि आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है IR, तो इसको अगर आप रख दोगे तो W कितना हो जाएगा, 2 बार यहां पर I हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा I²RT। फिर ये भी पता I इक्वल टू होता है V/R, अगर ये अगर आप रखते हो तो W कितना हो जाएगा, V²/R इंटू टी हो जाएगा, एक R कट जाएगा यहां पर। ठीक है। अब प्रायोगिक मात्रक की बात करें, इन सबके मात्रक तो जूल हैं। अगर हम प्रायोगिक मात्रक की बात करेंगे तो जो प्रायोगिक मात्रक होता है इसका वो कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी होता है। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल। ठीक है। यहां ध्यान रखना, जब भी लिखें यूनिट इसका तो किसी का नाम हो अगर तो स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जूल। केवल पहला लेटर लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर लिख सकते हो। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल। तो अगर आपको 1 जूल निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 1 जूल निकालने के लिए लिखेंगे 1/4.18 या 4.2 भी लिख सकते हो इसको, कैलोरी। तो इस तरह से आपके पास इसे ऊष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हो, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा जब व्यय होगी तो ऊष्मीय की ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। ठीक है। जब ऊर्जा खर्च होती है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हो तो वो ऊष्मा उत्पन्न करता है,
तो यानी वैद्युत ऊर्जा व्यय होकर किसमें बदल जाती है, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो उष्मीय ऊर्जा को H से अगर लिखा जाता है, H इक्वल टू आपके पास W ही बनेगा और ये हो जाएगा VIT अपॉन में कितना 4.18, तब इसका आंसर हो जाएगा किसमें, कैलोरी में। ठीक है, ऐसे ही H आप दूसरा लिख सकते हो I स्क्वायर RT डिवाइड बाई 4.18 कैलोरी हो जाएगा। ऐसे तीसरा वाला भी आप कर सकते हो। समझ में आया? इसी को जूल का नियम भी कह दिया गया है। जूल का नियम अगर लिखना H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर अगर R और T नियत रहे, H प्रोपोर्शनल R के होगा अगर I और T नियत रहे, और H प्रोपोर्शनल T के होगा अगर I और R नियत रहे। इसी को कहा जाता है जूल का नियम। समझ में आया? तो यह था वैद्युत ऊर्जा का कंसेप्ट। आगे बात करें, आप कोई सवाल वाल लगाना चाहो तो इस पे लगा सकते हो। चाहो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जूल का नियम ताकि याद रहे आपको। जूल का नियम, जूल का नियम क्या कहता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा W इक्वल टू कितना, I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर जूल का नियम कहता है कि W प्रोपोर्शनल I स्क्वायर होगा यदि R व T नियत रहे, नियत हो। दूसरा कहता है W प्रोपोर्शनल R होगा यदि कौन कौन नियत रहे, I व T नियत रहे, नियत हो, फिक्स हो या कांस्टेंट हो। तीसरा W प्रोपोर्शनल T बनेगा यदि यानी व्यय ऊर्जा जो है वो टाइम के समानुपाती होगा यदि I व R नियत हो। ठीक है, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा W इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो चौथी बात हो जाएगी W प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R यदि V व T नियत हो। इसे कहते हैं जूल का नियम। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, फार्मूला बेस्ड है, लिख सकते हो अगर आ जाए कभी। ना बात करें हम वैद्युत शक्ति की यानी इलेक्ट्रिकल पावर की। तो वैद्युत शक्ति क्या होता है, एक तरह से बात करेंगे तो देखो, एकांक समय में कितनी ऊर्जा खर्च कर दी आपने, वही क्या हो जाता है, वैद्युत शक्ति। सीधा सा मतलब कह सकते हैं किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा को जो क्षय होने की जो समय दर है उसी को कहते हैं वैद्युत शक्ति। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखें, अगर हम किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा क्षय होने, लॉस होने की, क्षय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति या दूसरा नाम सामर्थ्य भी है, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। और इसे P से लिखा जाता है, P इक्वल टू होता है W बाई T, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, या SI ने इसको नाम दिया है वाट। ठीक है, अब क्योंकि W के अलग अलग फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा है, W बराबर होता है, सबसे पहले बात करें VIT, तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा, जब इसको यहां पर डिवाइड करोगे यहां टाइम से, तो क्या हो जाएगा, VIT डिवाइड बाई T, T कट जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू I। फिर हमने पढ़ा है कि W इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R इंटू T। तब यहां से P अगर निकालोगे तो टाइम से डिवाइड करोगे, टाइम कट जाएगा, बचेगा V स्क्वायर बाई R। एक और पढ़ा हम लोगों ने कि W इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। इसका मतलब P आपके पास क्या हो जाएगा, T कट जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। इस तरह से पावर के भी ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है,
नाउ आगे हम बात करें, पावर के कुछ बड़े मात्रक भी लिए जाते हैं। अगर आपसे कहें 1 किलोवाट कितना होता है, अगर 1 किलोवाट पूछेगा तो आपके पास हो जाएगा 1000 वाट, यानी 10⁻³ वाट होता है। अगर आपसे कहे 1 मेगावाट, ये बड़े मात्रक हैं, मेगावाट का मतलब 10⁻6 वाट हो जाएगा। फिर आता है एक अश्व शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति यानी पावर जिसे कहते हो, हॉर्स पावर। आपने अक्सर देखा होगा कि इंजन कहते हैं, इंजन 1 हॉर्स पावर का है या 2 हॉर्स पावर का है। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है ये, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अपने घर में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है ना, उसे यूनिट में व्यक्त किया जाता है या किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को नाम दिया गया है यूनिट। जैसे बिजली का बिल आता है, कितना यूनिट खर्च हुआ, तो वो बताता है कि किलोवाट, कितने किलोवाट घंटा बिजली खर्च हुई, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है किलोवाट घंटा, तो निकालने का फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा, यूनिटों की संख्या अगर निकालने को कहा जाए, यूनिटों की संख्या, तो यूनिटों की संख्या निकालने का तरीका होगा वाट गुणे घंटे डिवाइड बाय 1000। अगर आप कर देते हो तो ये यूनिटों की संख्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर दिन हो तो इसमें दिन भी बढ़ाते चले जाओ, अगर दिन की बात करें तो दिन से भी गुणा करते चले जाओ। तो इस तरह से यूनिटों की संख्या निकालने का तरीका वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, इस तरह से आप किलोवाट घंटा निकाल सकते हो, वही यूनिटों का मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, और इसके अगले टॉपिक जो है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।